हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे यूजीसी नेट 2019 के प्रश्न पत्र पर। इससे पहले मैंने यूजीसी नेट दिसंबर 2019 और 2020 में हुए परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों पर विचार कर लिया है। इसे देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हम चर्चा करते हैं कि जून 2019 में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है। ऑप्शन दिए गए हैं 343, 348, 349, 351। सही जवाब है 351। और हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा दिया गया है 343 से लेकर 351 के बीच जो प्रावधान है उनमें विभिन्न बातों को कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है। ऑप्शन दिया गया है मेवाती, मंडियाली, मारवाड़ी, मेवाड़ी। तो सही जवाब है मंडियाली नाम की जो भाषा है राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी जो भी ऑप्शन में नाम दिए गए हैं सभी राजस्थानी के अंतर्गत हैं। अगला प्रश्न है, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है। उर्दू, हिंदी, पुर्तगाली, तुर्की। तौलिया पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है। नेपाली, कांगड़ी, राजस्थानी, गोंडवी। इसका जो सही जवाब है नेपाली। नेपाली भाषा 8वीं अनुसूची में है। बाकी जो भी नाम दिए गए हैं सब 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है। ऑप्शन दिया गया है प्रकरण 1, 2, 3, 4। तो इसका जो सही जवाब है इस तरीके की बात उन्होंने कहा है। वैसे भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो कालखंड में तो है, उन कालखंडों के अंदर उन्होंने कई प्रकरणों में उस पर विचार किया है। तो इसको देखने के लिए आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर मेरा एक विस्तृत वीडियो लेक्चर है जो कि प्लेलिस्ट में है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है। ऑप्शन दिया गया है राहुल साकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो इसका जो सही जवाब है कि नामवर सिंह ने इस कोटेशन को कहा है। तो इस तरीके से जो विकल्प नंबर 2 है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, एक कविता की पंक्ति दी गई है कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं। ऑप्शन दिया गया है विद्यापति, नरपतिनाल, अमीर खुसरो, भट्ट केदार। तो इस पंक्ति का उत्तर है अमीर खुसरो की पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक परीक्षा में अमीर खुसरो की पंक्तियाँ या उनसे संबंधित कोटेशन लगातार पूछे जा रहे हैं। अगला जो प्रश्न है ये भी पंक्तियों से ही संबंधित है। पूछा जा रहा है कि माई न होती, बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया, चंद न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता, वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं। ऑप्शन दिया गया है कबीर, नामदेव, रैदास, मलुकदास। इसका सही जवाब होगा नामदेव, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, कोटेशन पूछा गया है कि तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्य इतिहासकार का है। ऑप्शन दिया गया है रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामशंकर शुक्ल रसाल, गणपति चंद्रगुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही जवाब है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने तुलसी के बारे में ये बात कही है। अगला जो प्रश्न है
पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है। ऑप्शन है नाभादास, नंददास, हरिदास, ध्रुवदास। सही जवाब है नाभादास। बाकी जो भी विकल्प में नाम दिए गए हैं सब कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। चंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है। ऑप्शन दिया गया है मतीराम देव, महाराज जसवंत सिंह पद्माकर। सही जवाब है महाराज जसवंत सिंह। और जब आप इसको हल करें तो भाषा भूषण नाम का जो ग्रंथ है इसको भी आप ध्यान में रखें। भाषा भूषण एक अलंकार ग्रंथ है, कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी, रूप मंजरी। तो इसका जो सही जवाब है रूप मंजरी नाम की जो रचना है अग्रदास की रचना नहीं है। बाकी विकल्प में जो भी रचनाएं दी गई हैं सभी अग्रदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, काफ़ी फेमस कोटेशन है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है। ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, नंदुलारे वाजपेयी। सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त की बांग्ला काव्य मेघनाथ वध को माना गया है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है। ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। सही जवाब है रामस्वरूप चतुर्वेदी का मानना था कि मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य से नवजागरण की शुरुआत मानी जा सकती है। अगला प्रश्न है, कलि कौतुक के रचयिता कौन है। ऑप्शन दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका जो सही जवाब है प्रताप नारायण मिश्र। कलि कौतुक के रचनाकार का नाम है प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल उपयुक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है। कुरुक्षेत्र, जयद्रथ वध, उन्मुक्त, अशोक की चिंता। तो इसका जो सही जवाब है जयद्रथ वध से ये कोटेशन दिया गया है, हिंसा नल से शांति नहीं होता हिंसा नल। जयद्रथ वध जो कि एक महत्वपूर्ण रचना है। आगे हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न एक कोटेशन है, निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समाज से गुम्फित पदवल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्ष्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में पाई जाती है। उपयुक्त कथन किसका है। तो ऑप्शन में नाम दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका जो सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा है निराला जी के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है। ऑप्शन दिया गया है पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। सही जवाब महादेवी वर्मा है। राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई है। ऑप्शन दिया गया है 1934, 1935, 1936, 1937। सही जवाब है 1936 में राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन दिया गया है वनवेला, यमुना के प्रति, वह तोड़ती पत्थर, जूही की कली। तो इसका जो सही जवाब है जूही की कली नाम की जो कविता थी उसको नई कविता के प्रथम अंक में अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूप से रूपांतरित किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक मॉरिशस का नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है महेश राम जियावन, अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरंधर, महात्म सिंह। तो इसका जो सही जवाब है महात्म सिंह मॉरिशस के लेखक नहीं है। बाकी जो नाम दिए गए हैं
सभी का संबंध मॉरिशस से है। अगला प्रश्न है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? ऑप्शन दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका जो सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम चित्रित हुआ है? ऑप्शन दिया गया है अमृत और विष, खंजन नयन, मानस का हंस, नाचियो बहुत, गोपाल। ठीक, तो इसका जो सही जवाब है मानस का हंस, जो कि तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, अमृत लाल नागर का मशहूर उपन्यास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? राजनीतिक प्रतिबद्धता, कला के लिए कला, जीवन के लिए कला, व्यक्त के नाट्य सिद्धांत के निकट। तो इन चारों ऑप्शन में हमें ये बताना है कि क्या सही नहीं है। तो सही जवाब है इसका कला के लिए कला, जो दूसरा ऑप्शन है ये। ठीक, अगला प्रश्न है जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारता मूलतः मार्क्सवादी कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के बारे में है? ऑप्शन दिया गया है मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन। ठीक है, तो बच्चन सिंह ने किसके बारे में ये बात कही है? तो इसका जो सही जवाब है कि नागार्जुन के बारे में उनका ये कथन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? ऑप्शन है कुमार रविंद्र, गिरधर राठी, वीरेंद्र मिश्र, माहेश्वरी तिवारी। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा दूसरा। अगला प्रश्न है कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव, अनुभव, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं? ऑप्शन दिया गया है जैनेन्द्र कुमार, राजेंद्र यादव, यशपाल, इलाचंद जोशी। तो इसका जो सही जवाब है जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न है यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आज़ाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? ऑप्शन दिया गया है कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, जनसंघ। दौलत राम आज़ाद किस पार्टी का है? तो इसका जो सही जवाब है कम्युनिस्ट पार्टी का। अगला प्रश्न है शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपयुक्त कथन किस लेखक का है? ऑप्शन दिया गया है नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, नगेंद्र। तो इसका जो सही जवाब है रामविलास शर्मा का ये कोटेशन है आचार्य शुक्ल के बारे में। अगला प्रश्न है किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपयुक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? ऑप्शन दिया गया है नीलकंठी, समाज और कर्तव्य पालन, कछुआ धर्म, ताज। सही जवाब है इन चारों निबंधों में कछुआ धर्म। ठीक है, कछुआ धर्म में ये बात कही गई है कि किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। अगला प्रश्न है यही सच है कि कहानीकार कौन है? ऑप्शन दिया गया है कृष्णा शोभती, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग। तो सही जवाब है मन्नू भंडारी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? ऑप्शन दिया गया है परशुराम चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शिवदान सिंह चौहान, नंदुलारे वाजपेयी। तो इसका जो सही जवाब है शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न है यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है, जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है, आपको उसका सहभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। उपयुक्त वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है? तो नाम दिया गया है रामविलास शर्मा, नगेंद्र, शिवपूजन सहाय,
हरिवंश राय बच्चन। तो इसका जो सही जवाब है नगेंद्र का। ठीक है, नगेंद्र ने इस बात को कहा है कि निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों में कौन सी कृति रोमा रोला की है। ऑप्शन दिया गया है बापू, बापू की झांकियाँ, महात्मा गांधी, विश्व के अद्वितीय पुरुष, अकाल पुरुष गांधी। तो इसका जो सही जवाब है महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है रस की प्रस्तुति के लिए तद्रूपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है। नाम दिया गया है अभिनवगुप्त, शंकुक, भट्टलोलट, भट्टनायक। तो इसका जो सही जवाब है भट्टलोलट ने तद्रूपतानुसंधान का प्रयोग किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है। वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि, गुणौचित्य। ठीक, तो इन चारों में हमें बताना है कि किसे माना है। तो इसका जो सही जवाब है रस ध्वनि को आनंदवर्धन ने ध्वनि की आत्मा माना है। अगला प्रश्न है कि आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है। ऑप्शन है 8, 9, 5, 10। तो भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या कुल मानी है 10। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है कालरीज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है। साहचर्यवादी सिद्धांत, जैववादी सिद्धांत, यांत्रिकतावादी सिद्धांत, आनंदवादी सिद्धांत। कालरीज की काव्य संबंधी अवधारणा आधारित है जैववादी सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, काव्य में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है, गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ड्सवर्थ की कौन सी बात इसमें नहीं है। तो सही जवाब है भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। ये क्या है, नहीं होना चाहिए। एक तरीके से वर्ड्सवर्थ की बात ये नहीं है। अगला प्रश्न है और बाकी जो भी विकल्प में नाम दिया गया है वो सब सही हैं। अगला प्रश्न है कि जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया है परपीड़न रति ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, आत्मपीड़न रति ग्रंथि, इडिपस ग्रंथि। तो इसका जो सही जवाब है इलेक्ट्रा ग्रंथि। ठीक है, थोड़ा सा ये नया तरीके का प्रश्न यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। मनोविश्लेषणवाद से संबंधित ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। ठीक है, तो ये एक तरीके से कविता दी गई है और पूछा जा रहा है कि अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन दिया गया है सन्यासी, अंधा कुआं, खंडहर, प्रेमी का हृदय। तो सही जवाब है कुआं इस पहेली का अर्थ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। एक बार फिर से मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अगला प्रश्न है बलि को सपूत, कपिकुल पुरहूत, रघुबीर जो को दूत भरी रूप विकराल को। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं। तो इसका जो सही जवाब है किस रचनाकार की हैं, सही जवाब है इसमें ऑप्शन दिया गया है केशवदास, तुलसीदास, सेनापति, मतीराम। तो इसका जो सही जवाब है सेनापति, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है जीवन मुँह चाही को नी को, दरस परस दिन राति करती हैं, कान्ह पियारे पी को। उपयुक्त पंक्तियाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है। उपयुक्त पंक्तियों में ऑप्शन दिया गया है निर्गुण भाव की, सगुण भक्ति भाव की, असूया भाव की, दैहिक श्रृंगार की। तो इसका जो सही जवाब है इसका जो ऑप्शन नंबर 3 असूया भाव। ठीक है, अगला प्रश्न है सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद
वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? ऑप्शन दिया गया है बल्लभ संप्रदाय के, निम्बार्क संप्रदाय के, सखी संप्रदाय के, राधा इसका जो बल्लभ सही जवाब संप्रदाय है के। सही उत्तर है निम्बार्क संप्रदाय जो है उसमें जाकर वो दीक्षित हो गए थे। अगला प्रश्न है बड़ा सा कोटेशन कि अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वह जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास के किस पात्र द्वारा कही गई हैं? ऑप्शन दिया गया है गोविंदी, सोना, सिलिया, मालती। तो इसका जो सही जवाब है इन चारों ऑप्शन में कि मालती ने इस कोटेशन को कहा है। आप जानते हैं कि गोदान जब आप पढ़ेंगे तो मालती और मेहता के बीच में लगातार डिबेट होता रहता है, तो उसी के प्रति उत्तर में ये पंक्ति कही गई है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? ऑप्शन दिया गया है अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपने चाल पर चलती दिखाई पड़ती है। इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना है। तो इसका जो सही जवाब है जो ऑप्शन 2 है, इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त। कविता दी गई है। सखी नील नभस्सर से उतरा यह हंस आहा, तरता तरता अब तारक मौतिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। उपयुक्त पंक्तियों में हंस किस अलंकार से संबंध है? हंस किस अलंकार से संबंधित है, ये यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है अपोहन्नति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार। तो इसका जो सही जवाब है रूपक अतिशयोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपयुक्त पंक्ति से क्या आशय है? ऑप्शन दिया गया है श्रद्धा और मनु के बीच विश्वास खंडित हो गया था। ईड़ा और मनु में हठ धर्मिता बढ़ गई थी। देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। आकुली और किलात मनु से यज्ञ के लिए दुर्निवार हठ कर रहे थे। तो इसका जो सही जवाब है इस पंक्ति का आशय है कि देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। ठीक है। अगला प्रश्न है मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेव वर्मा उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंधित है? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। तो इसका सही जवाब है सांध्य गीत। अगला प्रश्न है कि बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विसर्ब विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन दिया गया है साकेत में चित्रकूट का, असाध्य वीणा में वन प्रांतर का, रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का, कामायनी में सारस्वत प्रदेश का। तो इसका जो सही जवाब है कि रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का चित्रण इसमें किया गया है कि बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। ये कोटेशन लिया गया है रश्मिरथी में परशुराम के आश्रम से संबंधित है। अगला प्रश्न है और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया है नागार्जुन, मुक्तिबोध, धूमिल, लीलाधर, जगूड़ी। तो इसका जो सही जवाब है धूमिल की ये पंक्तियाँ हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? ऑप्शन दिया गया है सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, वर्गीय पूर्वाग्रह, अतीत की गौरव गाथाएं। तो इसमें से सही जवाब है विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम
नहीं खाई। ऑप्शन है कंपनी की औरत, दुल्हन की डोली, चोर बाजारी का सामान और बांस। तो इसमें जो सही जवाब है वह है कि दुल्हन की डोली। इसकी कसम नहीं खाई थी, बाकी और जितने भी ऑप्शन में नाम दिए गए हैं इन तीनों कसमों को उन्होंने खाया था। कमेंट कर कर आप बताइए कि उस गाड़ीवान का क्या नाम है। ठीक है, कई बार सवाल पूछा जाता है परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है कि क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबद्ध है? ऑप्शन दिया गया है दुलाई वाली, आकाशदीप, लाल पान की बेगम, परिंदे। सही जवाब है आकाशदीप, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक कहानी है, उसमें इस कोटेशन को कहा गया है। अगला प्रश्न है बचन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। उपयुक्त किस कहानी का कथन है? अमृतसर आ गया, सिक्का बदल गया, राजा निर्वंशिया उसने कहा था। सही जवाब है राजा निर्वंशिया से इसको लिया गया है, जो कि कमलेश्वर की एक फेमस कहानी है। अगला प्रश्न है तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपयुक्त गीत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित हैं? ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, प्रलय की छाया, कामायनी, स्कंदगुप्त। तो इसका जो सही जवाब है ये चंद्रगुप्त नाटक से इन पंक्तियों को लिया गया है। अगला प्रश्न है मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर से गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है? ऑप्शन है भीष्म, द्रोणाचार्य, कृष्ण, विदुर। इसका जो सही जवाब है विदुर, इसका सही जवाब है विदुर, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा, रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबद्ध है? ऑप्शन दिया गया है आगरा बाजार, एक और द्रोणाचार्य, आषाढ़ का एक दिन, चंद्रगुप्त। तो इसका जो सही जवाब है आषाढ़ का एक दिन, जो कि मोहन राकेश का नाटक है और मोहन राकेश ने अपनी भूमिका में ये बात कही है। अगला प्रश्न है नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? ऑप्शन दिया गया है प्रकृति वर्णन, संस्कृति की मिश्रता को उजागर करना, संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। चौथा ऑप्शन है सामासिक संस्कृति के प्रोत्साहन। इसका सही जवाब है आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। अगला प्रश्न है इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, प्रभा खेतान, अनामिका, मैत्री पुष्पा। सही जवाब है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। महादेवी वर्मा जो कि हिंदी में स्त्री विमर्श की सबसे प्रारंभिक चिंतक के रूप में जानी जाती हैं, उनका ये फेमस कोटेशन था। अगला प्रश्न है मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में से किस पक्ष को उपेक्षित मानती हैं? ऑप्शन है खंडित बचपन, बच्चे के पालन पोषण का आर्थिक पक्ष, बाल मनोवैज्ञानिक पक्ष, मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व। तो इसका जो सही जवाब है इन चारों ऑप्शंस में सही जवाब है इसका मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व को। ठीक है, ये जो इसका चौथा विकल्प है ये इसका सही जवाब है। आपका बंटी आप जानते हैं कि तलाकशुदा मैटर को इसमें उठाया गया है। और अगला प्रश्न है गांधीवाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन दिया गया है इसके पीछे मार्क्सवाद के समान व्यवस्थित शास्त्रीय अध्ययन नहीं है, इसका आधार तर्क नहीं सहानुभूति है, इसमें विचार स्वातंत्र्य का अभाव है, इसके विचारों का स्रोत दैनिक साधना है। तो इसका जो सही जवाब है इसमें विचार स्वतंत्र का अभाव है। ये क्या है? नहीं है।
ठीक, बाकी सारी बातें जो कही गई हैं वो सही हैं। अगला, चंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? ऑप्शन ए, संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। ऑप्शन नंबर ए, जब इनमें इनसे कोई अनुभव नहीं होता था। अब ऑप्शन पूछा गया है कि जो भी हमने अभी पढ़ा उसमें से सही विकल्प कौन सा है? ठीक है, तो सही विकल्प है ए, सी, डी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने रहीम के बारे में कौन कौन सी बातें कही हैं कि वो संस्कृत, अरबी और फारसी के विद्वान थे। उनकी दानशीलता की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी और उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा अब क्वेश्चन किताबों के अंदर से पूछे जा रहे हैं, तो सभी किताबों को ठीक से पढ़ने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है कि तोरी माननी ते ह्यों फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भये मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। रसखान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे। अब इसमें से हमें बताना है कि सही बात कौन सी है। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल का जो विकल्प नंबर 1 है कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, ये सही बात है। और जो दूसरा और जो ऑप्शन नंबर डी है कि रसखान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे। इस जो भी यहाँ पर दिया गया है, तोरी माननी ते यो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लकी भये मियाँ रसखान, इस पंक्ति का, इस दोहे का अर्थ जो 3 विकल्प में 3 आंसर मिल रहे हैं। रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी, रसखान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशव दास की हैं? ऑप्शन है रसिक प्रिया, अनुप्रास विनोद, विज्ञान गीता, रस सागर। तो रसिक प्रिया और विज्ञान गीता, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है, एक है ए और सी, ये क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी, अच्छा वही प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन सी हैं? ऑप्शन दिया गया है कालिदास की निरंकुशता, कविता कलाप, कविता कलाप कुमार संभव सार, कुमार संभव सार, कविता कलाप कालिदास की निरंकुशता, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। ये घुमा फिरा कर नाम इसमें दिए गए हैं, कुछ नाम जोड़े गए हैं, कुछ नाम इसमें घटा दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की कौन सी पुस्तक इसमें सही है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता, किन विधाओं में लिखा है? नाटक, उपन्यास, कविता, आलोचना। इन विधाओं का नाम दिया है लाला श्रीनिवास दास, जिन्होंने कि संयुक्ता स्वयंवर नाम से नाटक लिखा था और परीक्षा गुरु नाम से उपन्यास लिखा था। इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा ए और बी। ठीक है, तो ए और बी यानी कि जो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, अभिनव गुप्त के अनुसार मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्व पर के बंधन से छूट जाता है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक को लौकिक संबंधों का बोध होता है। तो अब इसमें बताना कि अभिनव गुप्त के अनुसार कौन सी बात सही है। ठीक है, तो जो ए ऑप्शन है और सी ऑप्शन है वो सही है। अभिनव गुप्त के अनुसार मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है और साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्व और पर
के बंधन से छूट जाता है, यानी कि ए और सी जो विकल्प हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबद्ध हैं। थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि क्रिएटिव ढंग के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नाम दिया है रामनरेश त्रिपाठी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भारत भूषण अग्रवाल। सी और डी, तो ऑप्शन नंबर इसमें जो 4 है वो सही होगा। या फिर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी और सी थोड़ा सा देख लेते हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये सब उत्तर छायावाद के हैं। जो भारत भूषण अग्रवाल हैं ये तो आपके तार सप्तक के अंतर्गत आ जा रहे हैं। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा बी और सी, यानी कि रामेश्वर शुक्ल अंचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये सब उत्तर छायावादी कवि रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, भीष्म शाहनी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं हैं। ऑप्शन दिया गया है, भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति, मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति, सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही विकल्प है, ठीक है। और ए और बी इस तरीके से दिया हुआ है ऑप्शन में, तो इसमें से हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए और सी, यानी कि भारतीय नारी की पीड़ा को प्रस्तुत करते हैं और मध्यकालीन धर्मांधता का उन्होंने चित्रण किया है अपने रचनाओं में, खासतौर से नाटकों के अंदर। अगला प्रश्न है, गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी। सरल और ठीक है। तो देख रहे हैं क्रिएटिव ढंग से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका जो सही जवाब है कि वो उद्धत और चंचल लड़की थी और चोरी से क्लास से भागने वाली भी लड़की थी, यानी कि बी और डी जो ऑप्शन है वो सही है। गैंग्रीन कहानी अज्ञे द्वारा लिखी गई कहानी है, ठीक है। तो उसको आप पढ़िए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसका दूसरा नाम है रोज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती हैं। भोला राम का जीव, सिक्का बदल गया, जामुन का पेड़, पीता। तो इसका जो सही जवाब है ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। जामुन का पेड़ काफ़ी इंटरेस्टिंग रचना है और भोला राम का जीव दोनों व्यंग्यात्मक हैं, ठीक है। और दोनों ही नौकरशाही यानी प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यंग के रूप में लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है जो कि सुमेलित करना है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचनाओं का नाम है, दूसरी तरफ रचनाकार हैं। प्राकृत प्रकाश, श्रावकचार, प्रबंध चिंतामणि, कुमारपाल प्रतिबोध। तो सबसे पहले हम इसमें मिलाते हैं कि जो श्रावकचार है ये है देवसेन का। तो एक बार हम देख लेते हैं कि बी का 1 किस में सही हो रहा है, बी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है यही इसका सही जवाब होगा। बाकी रचनाओं को हम देख लेते हैं। ए का 2, यानी कि जो प्राकृत है वह रुचि का, श्रावकचार देवसेन का, ए ऑप्शन जो है उसमें सही है। इसी तरीके से आगे हम प्रश्नों को देखते हैं जो कि मिलान वाले ही हैं। और पूछा जा रहा है, एक तरफ रचनाओं का नाम है, दूसरी तरफ रचनाकारों का नाम है। काव्य प्रकाश, रसराज, रसविलास, रस सारांश। तो मिलाते हैं, काव्य प्रकाश हो गया चिंतामणि का, ठीक। रसराज या रस सारांश हम देख लेते हैं। एक बार हम देखते हैं कि विकल्प में भी थोड़ा सा जाकर देखते हैं कि चिंतामणि ए का 3, तो हम देखते हैं ए का 3 जो दिया गया है विकल्प नंबर 4 में, ठीक। तो एक तरीके से इसका तो सही जवाब 4 हो गया, लेकिन अन्य रचनाओं को भी हम देख लेते हैं। तो ए का 3 हो गया, बी का है 4, यानी कि ए का 3 नहीं होना चाहिए, ए का 4 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये सही होगा, ठीक। तो ए का 4, बी का 5 रसराज मतिराम का है, रस विलास ये है देव का, और रस सारांश है भिखारी दास का।
तो इस तरीके से जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, इसको भी मिलाना ही है और तमाम जो लक्षण दिए गए हैं काव्यशास्त्र के अंतर्गत उन आचार्यों के कथनों को और आचार्यों के मिलान करना है। ठीक है, तो अब एक तरफ दंडी, भाम, वामन, क्षेमेंद्र का नाम दिया है और दूसरी तरफ कथन दिया हुआ है कि काव्य इत्याद्यते नान्यात् रसभंगस्य कारणम, और चौथा जो ऑप्शन है कि शब्दार्थों सहित गद्य पद्य च द्विधा। तो हम देखते हैं कि ये सही इसका जो मिलान है वो कौन सा है। तो इसके लिए जो सही मिलान है ए का 2, यानी कि शरीरम तावत दिष्ठार्वेक्षुना पदावली, ये दंडी का है। और जो बी का है, बी का हो गया आईवी, भामा ने कहा शब्दार्थों सहित काव्यम। ठीक, कई बार ना इतना दूर तक ही पूछा जाता है, यहाँ पर पूरा है गद्यम पद्यम च द्विविधा। अगला है सी का 1, वामन का है काव्य शोभाया कर्तारव धर्मा गुड़ा। ठीक, और डी का है क्षेमेंद्र का क्या है कि अनौचित्य नान्यात रसभंगस्य कारणम, ये हो गया डी का 3। इस तरीके से जो इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, ये भी मिलान करने वाला है और थोड़ा सा अब लंबा प्रश्न बन रहा है, तो टाइम लग रहा है इसमें बताने में। एक तरफ रचनाकारों का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। पंक्तियाँ कि मैं बकता नहीं हूँ, कविताएं ईजाद करता हूँ, गाली। इस दूसरी पंक्ति है, इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सुनी जाती है। तीसरी पंक्ति है, आज फिर से शुरू हुआ जीवन से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। अब हमें इसे मिलाना है और मिला के बताना है कि इसमें से कौन जवाब सही है। तो जो इसका सही मिलान है उसको हम मिला लेते हैं। ए का जो सही ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, और बी का जो सही जवाब है धूमिल, सी का जो सही जवाब है इसमें रघुवीर सहाय, और डी का जो सही जवाब है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, इस तरीके से इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 है। अगला प्रश्न है, एक तरफ काव्य रचनाओं का नाम दिया है, दूसरी तरफ उनके प्रकाशनों का नाम दिया है। मिलान करना है। जूही की कली, भारत भारती, प्रिय प्रवास, प्रथम रश्मि। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत भारती 1912 में, ठीक, प्रिय प्रवास 1916 में, प्रथम रश्मि 1900। प्रिय प्रवास आपकी जो रचना है ये 1914 की है। ठीक है, 1914 की हो गई प्रिय प्रवास, और प्रथम रश्मि 1919 की, जूही की कली 1916 की रचना है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होना चाहिए, पहले देख लेते हैं बी का आईवी। बी का आईवी कहाँ पे है, दिया है कि नहीं? बी का आईवी एक ही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। और बाकी प्रिय प्रवास 1914, प्रथम रश्मि 1919 ईस्वी। अगला जो प्रश्न है ये भी मिलान वाला है प्रश्न। ये एक तरफ उपन्यासों का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उनके समय के बारे में बताया गया है। अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख। तो इस तरीके से जो उपन्यास दिए गए हैं ये सारे उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। तो अब ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन उपन्यास किस पृष्ठभूमि में लिखा गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। जो अनामदास का पोथा है ये है आपका औपनिषदिक काल का, ठीक, और जो पुनर्नवा है ये है 4वीं शताब्दी का। बाणभट्ट की आत्मकथा जो है ये 6वीं शताब्दी का। चारुचंद्र लेख जो है ये 12वीं 13वीं शताब्दी की रचना है। तो एक तरीके से हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो भी उपन्यास हैं उनके समय के बारे में ही पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है मिलान करने वाला है। एक तरफ रचनाकारों का नाम है, दूसरी तरफ
ग्रंथ हैं। रचनाकारों में हैं कालरिज, अरस्तु, टी.एस. इलियट, लॉन्जाइनस, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पेरिप्सिस नाम की रचना है किसकी है, लॉन्जाइनस की। तो इसका ए का IV सही होना चाहिए, यानी कि जो ऑप्शन नंबर इसमें 4 हैं वो सही हो रहा है। और द सेक्रेड वुड ये टी.एस. इलियट का है। ठीक, तो इस तरीके से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला जो प्रश्न है वो भी मिलान करने वाला है और लोक मंच से आधारित है। ठीक, और ये एक तरीके से रिपीटेड टाइप का प्रश्न है। इसमें एक तरफ लोक मंच का नाम दिया गया है सांग, विदेशिया, माच, ख्याल। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं विदेशिया जिसका संबंध बिहार से है, तो बी का IV। तो देख रहे हैं कि बी का IV दो जगह है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जो माच नाम का लोकमंच है, इसका संबंध किससे हो गया, C का 1, यानी कि मध्य प्रदेश से है। सही जवाब इसका हो रहा है ऑप्शन नंबर 2। सांग किसका हो गया, हरियाणा का। फिर और D जो ख्याल है ये राजस्थान का है। ठीक, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है मिलान करने वाला है। एक तरफ संस्थाओं का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उनके प्रवर्तकों या संस्थापकों का नाम है। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सत्य शोधक समाज। तो तुरंत हम देखते हैं ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, यानी कि ए का जो है 4, ए का 4 आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई पड़ रहा है। और प्रार्थना समाज के जो हैं राणा डे। ठीक, यानी कि बी का 3। सत्य शोधक समाज यानी कि तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। अगला जो प्रश्न है ये कुछ डायरी दी गई हैं, उन डायरी को हमें मिलाना है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि पहले इसको क्रम के अनुसार पूछ दिया करता था, लेकिन अब धीरे धीरे चेंज करते हुए प्रकाशन इत्यादि को बीच में लाया जा रहा है। मोहन राकेश की डायरी के कुछ पन्ने, मेरी कॉलेज की डायरी, एक कार्यकर्ता की डायरी। अब इनको हमें प्रकाशन काल के हिसाब से बताना है। तो हम देखते हैं कि प्रकाशन काल के हिसाब से सही उत्तर कौन इसमें होता है। ठीक, तो ए का जो है सही जवाब इसमें है 1985 में हुआ मोहन राकेश की डायरी। फिर बी का जो सही जवाब है 1940 में डायरी के कुछ पन्ने। सी का जो सही जवाब है मेरे कॉलेज की डायरी 1958 में। और डी का जवाब जो है 1972 एक कार्यकर्ता की डायरी। इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 है। अगला जो प्रश्न है ये रचनाकारों के जन्मक्रम के अनुसार है, उसको हमें स्थायी करना है, सेट करना है कि निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है। केशवदास, बिहारी, मत्तीराम, घनानंद, इनका नाम दिया हुआ है, तो बताना है कि इसमें सही जवाब कौन सा है। तो क्रम के अनुसार तो पहला ऑप्शन है वही सही है। पहले केशवदास 1555, बिहारी 1595, मत्तीराम 1613, घनानंद 1689 ईस्वी के हैं। तो ये एक तरीके से सही अनुक्रम हो गया। जायसी, सूरदास, तुलसी, रहीम का नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले सूरदास 1478, जायसी 1492, तुलसी 1532, फिर रहीम का नाम आ रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। अब इसमें सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का नाम दिया हुआ है द्रौपदी, रतिका कंगन, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी। और इन्हीं रचनाओं को हर विकल्प में घुमा फिरा कर दिया हुआ है। तो इसका जो सही जवाब है पहले द्रौपदी, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, रतिका कंगन। ठीक, तो इस तरीके से सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है। तो अलग अलग राइटर्स के इसमें उपन्यास दिए गए हैं और उनके अनुक्रम को हमें बताना है कि कौन सा सही है। मानस का हंस, टेराकोटा, भूले बिसरे चित्र, गर्म राख। और इन्हीं रचनाओं को सब
अन्य विकल्पों में भी क्रम बदल कर दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर है कि पहले गर्म राख रहेगा, फिर भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस। ठीक, ये ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित स्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा। संस्मरण कृतियों में नाम दिया है स्मृतिकण, लीक अलीक, वन तुलसी दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है, पहले है स्मृतिकण, फिर हम हसमत, लीक अलीक, वन तुलसी की गंध, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो ये काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आ गया और हमें सही अनुक्रम बताना है। काव्यालंकार, नाट्यशास्त्र, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, नाट्यशास्त्र आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण, ये क्रम के अनुसार सही ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला जो प्रश्न है, कथन और तर्क पर आधारित है। कथन है कि कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने लाती है। ये तो कथन हो गया। तर्क है कि वह विकसित कमल के सौंदर्य का चित्रण तो करती है, पर शव नोचते कुत्तों की विभत्स व्यापार की झलक नहीं दिखाती, क्योंकि विभत्स व्यापार का चित्रण शास्त्रानुमोदित नहीं है। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सही है और कौन सा गलत है। तो इस विकल्प के अनुसार जो सही आंसर है कि ए सही है, लेकिन आर इसमें गलत है, यानी कि जो स्थापना है वो सही है और जो तर्क है वो गलत है। इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ए सही, आर गलत है। अगला प्रश्न है, स्थापना और तर्क से संबंधित ही है कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा इसमें कि दोनों जो कथन है वो क्या है, सही हैं। अगला जो प्रश्न है, कथन और तर्क पे आधारित ही है कि 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है, क्योंकि उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है। अब इसमें बताना है कि कौन गलत है कौन सही है। ठीक है, तो जो ऑप्शन दिए गए हैं कि ए गलत है, आर गलत है, तो इसके आधार पर इसका जो सही जवाब है वो है कि ए सही है और आर गलत है, यानी कि जो स्थापना दी गई है वो सही है और जो तर्क दिया गया वो गलत है। अगला प्रश्न है कि बिंबवाद में शब्दों की कम खर्ची भाषा के समास गुण, कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिकाधिक अर्थ व्यंजना को महत्व दिया गया है। तर्क है कि बिंबवाद के समर्थकों का मानना था कि विषय का सपाट और प्रत्यक्ष निरूपण किया जाना चाहिए। अब इसके आधार पर हमें बताना है कि इसमें कौन सही है और कौन गलत है। तो इसमें जो सही जवाब है ये है कि ए सही है और आर गलत है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अगला जो प्रश्न है वो भी स्थापना और तर्क पर आधारित है। कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता। तर्क है कि शाश्वता का गुण कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत नहीं होता। अब इसमें अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपके तर्क और स्थापना से संबंधित है कि यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है। कल्पना काव्य का अनिवार्य साध्य है। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जो स्थापना दी गई है वो सही है और तर्क जो है वो गलत है। अगला जो प्रश्न है वो अब पैराग्राफ से संबंधित है। तो हम यहीं इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और जून 2019 के पेपर्स को हमने देखा और इस तरीके से यूजीसी एनटीए नेट ने अपनी वेबसाइट पर 3 साल के पेपर को ही अपलोड किया है, यानी कि पिछले 2-3 साल से ही इस परीक्षा को वो कंडक्ट कर रहा है, जिसको रखा है। तो इस तरीके से आप लोगों को एक आइडिया मिलेगी कि एनटीए नेट किस तरीके का पेपर सेट कर रहा है, क्योंकि यूजीसी ने अलग अलग समय पे अलग अलग संस्थाओं ने उसकी परीक्षा ली है। पहले यूजीसी खुद परीक्षा लेता था, फिर सीबीएसई आ गया, फिर एनटीए आ गया है। तो कमेंट्स कर बताइए कि ये पेपर आप सभी को कैसा लगा। आप लोग वैसे हल भी कर लिए होंगे,
लेकिन रिवीजन के दृष्टिकोण से ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए